हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे संघवाद। ठीक है, तो ये क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर 2 है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं बच्चों क्या होता है संघवाद, चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले थंबनेल पर एक नज़र डालते हैं। और बच्चों, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संघवाद चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, संघवाद क्या होता है पहले इसको समझते हैं। संघवाद का मतलब होता है संगठित रहने का विचार। यानी भारत का बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग हैं और फिर भी हम लोग एक रहते हैं, यानी मिलकर रहते हैं। हम लोग का विचार फिर भी एक है। ठीक है, इसी का नाम संघवाद होता है। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं, साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार यानी मिलकर रहने का विचार। ठीक है, इसको संघवाद बोलते हैं। संघ का मतलब है संगठन प्लस वाद, यानी संगठन का मतलब मिलकर और वाद का मतलब विचार। समझ गए, तो मिलकर रहने का विचार। ठीक है, संघवाद का जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसको यहाँ पर समझते हैं बच्चों। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। दो स्तरों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित करने का मतलब है कि संघवाद जिस देश में होता है वहाँ पे दो तरह की सरकारें होती है। एक केंद्रीय सरकार होती है और एक प्रांतीय सरकार होती है, जैसे कि भारत देश में राज्य सरकार होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। इसमें एक संघीय का मतलब होता है केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी होती है प्रांतीय स्तर की सरकार। ठीक है, वैसे हमारे देश भारत की बात करें तो भारत में बच्चों त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब होता है सरकार 3 स्तर पर काम करती है। ठीक है, एक तो होता है बच्चों केंद्रीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार होता है, और दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार होता है, और तीसरा होता है पंचायत सरकार। ठीक है, भारत का जो ये सरकार है ये 3 स्तर पर होती है, केंद्रीय, राज्य और पंचायत सरकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात लिखा है। इसमें एक संघीय केंद्रीय सरकार होती है, दूसरा प्रांतीय यानी राज्य स्तर की सरकारें होती है संघवाद में। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संघीय शासन व्यवस्थाओं में सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है, यानी कि एक तो केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी। यानी संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उसके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जैसे भारत में पूरे देश के लिए केंद्र सरकार होती है, जैसे अभी मोदी सरकार है। ठीक है, और जैसे बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार चल रही थी, अभी तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार। ठीक है, राज्यसभा जाने वाले हैं। तो यानी कि बिहार के लिए जो है नीतीश सरकार चल रही थी, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यानी जो देश लेवल पे जो सरकार होती है उसके जिम्मे जो होती है राष्ट्रीय मुद्दे की बातें होती है। और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। दोनों की अपना अपना पावर होती है। केंद्र सरकार की अपना पावर है, राज्य सरकार की अपना पावर है। कोई एक दूसरे पे कुछ भी बात को थोप नहीं सकती है। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग विषय बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, आगे समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। पहला तो ये विशेषता है। दूसरा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य के से संबंधित विषयों पर अपना कानून बनाती है। राज्य से जुड़ी कोई विषय है तो उस पर जो है राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी, और केंद्रीय राष्ट्रीय महत्व की कोई विषय है तो उस पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। दोनों अपना मन से अपने जो अच्छा लगे वो कर सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है। जैसे भारत जैसे देश में त्रिस्तरीय सरकार होती है। ठीक है, अभी मैं समझाया हूँ। अलग अलग स्तर की सरकारें द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। ठीक है,
अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होती है, यानी कि जैसे बिहार राज्य तो पूरा देश में भी आती है, तो केंद्र सरकार भी उसी नागरिक पे अपना जो कानून चलाएगी और राज्य सरकार भी उसी नागरिक पे अपना कानून चलाएगी। ठीक है, तो द्वारा एक ही नागरिक पर शासन होता है, निशासन होता है, वही बात है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे है बच्चों, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। माने दोनों सरकारों के अधिकार क्या क्या है, ये सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, संविधान के मौलिक प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव होता है। अगर मौलिक प्रावधानों में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए दोनों सरकारों की क्या है, सहमति होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये बात हो गई है। आगे है, अदालतों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत भी उस पर चेक करेगी जो कानून बना वो सही है गलत है। ठीक है, इस पर व्याख्या करने की अधिकार अदालत के पास होती है। कुछ गलत लगेगा तो अदालत उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। वित्तीय स्वायत्तता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। दोनों के, केंद्र सरकार के कमाने के अपना स्रोत है और राज्य सरकार को कमाने के अपना स्रोत है। ठीक है, राजस्व के लिए मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। और संघवाद का मूल उद्देश्य जो होता है बच्चों, विविधताओं का सम्मान करना। विविधता का सम्मान करने का मतलब है अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो अलग अलग भाषा के लोग हैं तो वहाँ के अलग राजा बनाया जाएगा, तो उससे जो है वहाँ की शासन चलाने में सुविधा होगी। इसके लिए जो है राज्य को राज्य वाइज बांट दिया जाता है एक देश को। ठीक है, ताकि शासन चलाने में आसानी हो। ठीक है, तो यही है, मतलब विविधताओं को सम्मान करते हुए देश की एकता की सुरक्षा और उसे विविधता का सम्मान भी हो जाएगा और देश भी एक रहेगा। ठीक है, तो यही बात है। आगे है, संघवाद की बुराई क्या है बच्चों, केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। संघवाद में क्या होता है बच्चों, केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र का ही होता है। संविधान में अगर कुछ भी संशोधन करना है तो केंद्र सरकार ही कर सकती है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है, संसद को अधिक अधिकार होना। संसद के पास अधिक अधिकार होता है और धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास ही अधिकार होता है। इसमें केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, आगे है संघवाद के प्रकार। बच्चों, संघवाद के प्रकार जो होता है दो तरह के होता है, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। ठीक है, दो तरह के, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, दोनों के क्या मतलब है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखिए, साथ आकर संघ बनाना का मतलब है दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन कर देना। दो या उससे अधिक राज्यों को एक साथ मिला करके एक बड़ा राज्य बना देना। ठीक है, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, वहाँ पे इसी तरह की संघवाद है। ठीक है, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, जैसे एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर देना। तो भारत में तो राज्यों का गठन है बच्चों, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत है, जैसे जापान है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं बच्चों, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। एकात्मक शासन व्यवस्था, अच्छा, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर क्या होता है तो सबसे पहले एकात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब एक ही जगह से सारा शासन चलेगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति के द्वारा। इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है और इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती है। इसमें एक ही नागरिकता होती है, एकल नागरिकता। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार मजबूत होती है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ठीक है, उससे इसके मुकाबले एकात्मक शासन व्यवस्था से इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। तो ये दोनों अंतर है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। आगे है बच्चों, यहाँ पे भारत की संघीय व्यवस्थाओं में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता, बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता क्या है, इसमें ये चीज़ समझते हैं। भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का
गठन किया गया है। तो ये हमारा जो है मिलता जुलता जो है भारत और बेल्जियम का मिलता जुलता विशेषता है। ठीक है, आगे है बेल्जियम से मिलती जुलती अलग अलग एक विशेषता, अलग अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, तो ये हमारा विशेषता जो है बेल्जियम से मिलती जुलती एक अलग विशेषता है। ठीक है, तो ये सारा आपको कर लेना है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, ये आपको पता है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत का क्या हुआ बच्चों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उसे बहुत सारे मार काट हुए, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ। ठीक है, भारत का जो गठन हुआ, भारत को बोले जाते हैं भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अलग अलग राज्य मिलाकर के भारत बना है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार का मतलब वही केंद्र सरकार, और दूसरा है बच्चों राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो मतलब कि शहर के लिए नगर पालिका होता है और गांव के लिए पंचायत होता है, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये संघीय शासन का एक तीसरा स्तर फिर से बाद में जोड़ा गया। पहले तो 2 ही सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बाद में आ गया बच्चों पंचायत सरकार। ठीक है, जिसमें पंचायत सरकार में जिसमें आ जाता है शहर के लिए नगर पालिका और गाँव के लिए ग्राम पंचायत आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे है बच्चों संघ सूची। संघ सूची ऐसा सूची होता है जिसपे केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। संघ सूची में वैसे मामले हैं जिसपे केंद्र सरकार ही अपना कानून बना सकती है, तो इसको देख लेते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा आता है, विदेश मामले आते हैं, बैंकिंग आता है, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों के एक तरह की नीतियाँ की जरूरत होती है और इस कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। और पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय है। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चों पहले जो थे इसमें 97 ही विषय थे संघ सूची में, और इसमें 100 विषय है। और ये संघ सूची में इसलिए रखा गया है क्योंकि सारे की जरूरत सेम ही होता है इसमें। ठीक है, चाहे बैंक हो, चाहे विदेशी मामले हो या संचार हो, ये सारा कुछ, तो इसको संघ सूची में रखा गया और इस पर कानून केंद्र सरकार ही बना सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। आगे है बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। ठीक है, केवल राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। राज्य सूची में पुलिस आ जाता है, व्यापार आ जाता है इसलिए अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग पुलिस होता है। बिहार पुलिस है ना, पंजाब पुलिस, तो ये सारा आपको पता होगा। व्यापार हो गए, वाणिज्य हो गए, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। प्रांतीय और स्थानीय महत्व के ये जहाँ जिस तरह से सिंचाई करवाना होगा उस तरह से राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी, कानून बनाएगी। राज्य सूची वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और पहले इसमें 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय है। ठीक है, पहले 66 विषय इसमें थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 61 विषय है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, आगे है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची उस सूची को बोलते हैं बच्चों जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। इस सूची को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समवर्ती सूची में आ जाता है शिक्षा, वन आ जाता है, मजदूर संघ आ जाता है, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो, मान लीजिए कि दोनों के कानून में टकराव हो जाए, कोई बात ऐसा हो जो केंद्र सरकार करना चाहती है और राज्य सरकार नहीं, दोनों में टकराव हो गया, तो इस पे हस्तक्षेप करने के लिए अदालत आ जाएगी। ठीक है, कोर्ट आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है ना। अच्छा, यहाँ पे टकराव हो जाएगा तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्य नहीं किया जाएगा। ये बात है। पहले इसमें 47 विषय थे बच्चों, पर अभी कितने विषय हैं? 52 विषय है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकती है, पहले कितना थे 47, अभी कितना है 52 विषय है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे है बच्चों
अवशिष्ट शक्तियां, वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। यानी कि इस तीनों में से कोई में मान लीजिए कोई विषय नहीं है तो उस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, आगे है सवाल है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो सबसे पहले भाषाई राज्य, हमारे देश में अलग अलग भाषा वाला राज्य है ना। तो यहाँ पर है भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी, ठीक है। तो नए राज्य को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इसमें देश टूट जाएगा, ठीक है। एक भाषा पे बनेगा तो देश टूट सकता था, इसलिए राज्यों का गठन जो किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया। जैसे मान लीजिए भोजपुरी बोलता है, ये सब बिहार के राज्य में आ जाता है ना। पंजाबी बोलता है तो उसको पंजाब नाम रखा गया है ना। पंजाबी का अपना भाषा पंजाबी है, तो उस आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य जो बनने वाला था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ये बात आप याद रखना। और यहाँ पे है केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ है, ठीक है। राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश जो है एकीकृत हुआ है, ठीक है। काम भी हो जाता है, शासन भी सुविधाजनक से चल जाता है और देश मजबूत भी हुआ है। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ है। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और निर्जातीय की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए भी किया गया है। तो ये भी बात है, ठीक है। आगे है बच्चों भारत की भाषा नीति। भाषा नीति, भारत में किसी को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है कि आप यही बोलेंगे तो होगा, नहीं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, लेकिन 21 भाषा को अनुसूचित भाषा में रखा गया, जिससे कि कोई भी बच्चा मान लीजिए एग्जाम देना चाहता है तो उसे 21 भाषा में से कोई एक भाषा को वो चूज करके दे सकता है, ठीक है। पहले से उसको चूज करना पड़ेगा कि इस भाषा में मैं देना चाहता हूँ। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषाई प्रदेशों को देखते हुए। जहाँ इंग्लिश बहुत अनिवार्य है तो वहाँ पे ये दिया गया है। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है और हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, ठीक है। 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं और अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारा उपाय किया गया है, ऐसा नहीं है किसी को भी ये नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। जो 22 गो भाषा है, 21 भाषा को अनुसूचित, यहाँ पर ये देख सकते हैं 22 गो भाषा को जो है अनुसूचित भाषा, हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। 22 भाषा को मतलब, तो इस 22 भाषा में से किसी भाषा में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे है कि किसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा कि इस भाषा में हमको देना है एग्जाम, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। आगे है बच्चों केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, ठीक है। किस तरह इस भाषा का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा, जो पार्टी का नाम है कांग्रेस, ठीक है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। आगे जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी मान लीजिए कि कोई पार्टी, मान लीजिए बीजेपी पार्टी है और उसका केंद्र में सरकार है और राज्य में जो है मान लीजिए दूसरे पार्टी का है, ठीक है। मान लीजिए आरजेडी पार्टी का है, तो क्या होगा कि वो उपेक्षा करने लगता है, ठीक है। उसके जो ज़रूरत है उसको ध्यान नहीं रखा जाता है, नहीं रखते, क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकारें हो जाती है। तो यही अनदेखी करने की कोशिश की और इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये बात थी, ठीक है। भंग कर देती थी, परेशान करना, है ना, ये सारा काम करती थी, जो कि संविधान का उल्लंघन है ये ऐसा करना, ठीक है।
पर होता है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था और 1990 के बाद से ही यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया और यही दौर केंद्र में गठबंधन का सरकार की शुरुआत का भी था, ठीक है। और इस तरह जब हुआ तो भी हर एक राज्य में जो है क्षेत्रीय दल का उदय हो गया, है ना। और क्या हुआ, यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की। अब जो है एक पार्टी जो है अपना बहुमत ला नहीं पाती थी, इसलिए जो है क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाना पड़ता था और इससे जो है फायदा हुआ, है ना। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी और इससे सत्ता में साझेदारी और सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। और इस प्रकृति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। आज तो इस तरह के, आज भी है इस तरह की बातें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का मतलब है कि दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है, बहुमत साबित करती है, तो उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और अनुसूचित भाषा क्या है बच्चों, 22 भाषा, जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुसूचित भाषा, ठीक है। इसे अनुसूचित भाषा कहते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है बच्चों, भाषाई राज्य क्यों। राज्यों को भी अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होती है और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषाई प्रदेश की मांग की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, ठीक है। तमिलनाडु में तो इस मांग के उन्हें उग्र रूप ले लिया था और इसलिए केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, ठीक है। हिंदी में भी काम करो और अंग्रेजी में भी काम करो, इससे विवाद सुलझ गया, ठीक है। तमिलनाडु में ने काफ़ी मांग किया कि भाई अंग्रेजी में ही होना चाहिए सारा कामकाज, तो वहाँ पे रखा गया अंग्रेजी को, ठीक है। यही अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। और भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। समझ गए बात को, कि आप थोप नहीं सकते किसी भी चीज़ को, समझ गए ना, थोप नहीं सकते। हिंदी राजभाषा है, ठीक है, लेकिन आप उसको थोप नहीं सकते कि हिंदी में होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अंग्रेजी को भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। आगे है भारत में भाषाई विविधता। भारत में भाषाई विविधता है, यहाँ पर देख सकते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। 1991 की जनगणना की अगर बात करें तो भारत में कितने भाषाएं हैं बच्चों, 1500 अलग अलग भाषा। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी हो गए, मगधी हो गए, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। और विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी 114 मुख्य भाषा है अभी भी, ठीक है। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है और अन्य भाषाओं को अनुसूची भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे विविध देश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाषा जो है बच्चों भारत में ही बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाषा भारत में ही है, ठीक है। तो ये सबसे अग्रणी देश है। आगे है बच्चों भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है और भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं, ठीक है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रूस से भी बड़ा है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का ही है, ठीक है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, है ना।
जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से रूस से भी बड़ा है और इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है, स्थानीय सरकार के माध्यम से, और सरकारी तंत्रों में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोकल बातें हैं, वहाँ तक जो है विधायक नहीं पहुँच सकता है, तो उसके लिए बच्चों पंचायत सरकार का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है बच्चों, इसको बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं इसको? पंचायती राज। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाती है, गांव स्तर पे। ठीक है, उसको पंचायती राज बोलते हैं प्यारे बच्चों। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 13वें एवं 14वें संशोधन को मंजूरी प्रदान की और इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था